चैप्टर में फिर लास्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं हम। और लास्ट पॉइंट में हेडिंग पड़ेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है वो छोड़ रखा था, क्योंकि उसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या चीजें हैं। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, और उस आइडियल स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट से हमने एक पार्टिकल एम मास कनेक्ट कर रखा है, और इस एम मास को हम यू वेलोसिटी देना चाह रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे। ध्यान से देखना, क्या ये जो पोजीशन है ये इस पार्टिकल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन से ये बात क्लियर है भाई, फोर्सेस बैलेंस यस है, सर। N इज इक्वल टू mg तो है ही है। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये कैसे पता कर सकते हैं? तो ये पता करने के दो तरीके हैं। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दिख रही है तो तुम बोल सकते हो कि जब ये पार्टिकल घूमेगा सर्कल में तो ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो तुम चेक कर लो कि ये वापस आएगा या दूर ही चला जाएगा। तो अगर ये वापस आ रहा है उसी पोजीशन की तरफ तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दो तरीके हैं चेक करने के। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो देख लो मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमम बन रहा है, या लॉजिकली चेक करना है तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करके चेक कर लो। तो अब हमने इसको यू वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे, और हमें ये देखना है कि जब हम इसको यू वेलोसिटी दे रहे हैं तो व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड एंगल थीटा, तो थीटा ट्रैवल करने के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी बचेगी? थीटा ट्रैवल करने के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी बचेगी? तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, और हमें ये भी पता करना है कि थीटा जब ये ट्रैवल कर लिया होगा, यानी ये तो हो गया लेट्स से पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो जब ये बी पे पहुंचेगा तो बी पे पहुंचने के बाद इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। दो चीजों पे हमें स्टडी करनी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, और टेंशन क्या होगा। तो जरा पहले यही निकालते हैं क्या बनेगा। तो ये बताओ, ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी, क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? फोर्सेस कौन कौन से हैं सिस्टम के ऊपर, तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं ये भी चेक करो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने की कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन विक्शन नहीं होना चाहिए, और सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए। ठीक है ना? हाँ, टेंशन लग रहा है यहाँ पे, बट टेंशन का हमें मालूम है कि कंप्लीट सिस्टम के ऊपर टेंशन का वर्क डन जीरो आएगा, इसलिए टेंशन की प्रेजेंस से इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स है यहाँ पे वो सिर्फ mg है, mg के इफेक्ट में पार्टिकल घूम रहा है, मतलब इफेक्ट में mg की वजह से इसकी एनर्जी चेंज होगी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाएं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का ले लेते हैं ए पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर। और बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे बताओ कि कितनी हाइट ये कवर कर ले रहा है, ये हाइट कितनी बनेगी? ये हाइट होगी एल माइनस एल कॉस थीटा। देखो बताओ कहीं डाउट है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, और काइनेटिक एनर्जी इसकी बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक काम करो, यहां से रीअरेंज करके वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितना आता है। देखो वी स्क्वायर का वैल्यू रीअरेंज करके निकालो कितना आएगा। बोलिए। एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालोगे तो आएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी एल प्लस टू जी एल कॉस थीटा। बताओ यहां तक सभी लोग पहुंच गए तो
v स्क्वायर का वैल्यू u यस स्क्वायर सर। 2gl प्लस 2gl cos थीटा। अच्छा देखो ये इक्वेशन हमने निकाल के इसलिए रख ली पहले से कि अब क्या है ना कि अब हमको किसी भी एंगल पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम थीटा रख देंगे इसमें। मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी हमको नोन है और जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें याद भी रखना है साथ ही साथ। आई कहां से आई? तो एनर्जी कंजर्वेशन से है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एट बी इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस बताओ कौन कौन से हैं। बी पॉइंट पे इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? देखोगे तो इसके ऊपर एक लग रहा है एम जी इधर की तरफ और एक लग रहा है इसके ऊपर टी इधर की तरफ। ठीक है। ध्यान से चेक करो तो क्या ये जो टी वाला डायरेक्शन है क्या ये इसका रेडियल डायरेक्शन है और इसके जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। और mg रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसका रेडियल एक्सीलरेशन किस तरफ आएगा? तो इसका रेडियल एक्सीलरेशन भी टुवर्ड सेंटर आएगा, यानी टी के डायरेक्शन में ही होगा इसका रेडियल एक्सीलरेशन भी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स इक्वेशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसको लिखेंगे टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। और ए आर को हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर और आर की जगह यहाँ पे एल आएगा। रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगी। तो यहाँ तुम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो और टी की वैल्यू निकालो क्या आती है। तो टी की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ठीक है। पुटिंग वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम वी स्क्वायर इसमें रखते हैं तो टी की वैल्यू बताओ क्या आती है। तो देखो मुझे तो याद है क्या आएगी, देख लो आप लोग सॉल्व करके। ये आएगा एम बाई एल ब्रैकेट यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl कॉस थीटा। ये भी मैंने एक तरह से रेडीमेड इक्वेशन निकाल के रख ली है जिससे हमको किसी भी पॉइंट पे इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ये है, देखो यहां तक बताओ। पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर लगने वाला टेंशन और उस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये दो चीजें हमें यहां से मिल गई हैं। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अगर हमसे एटी की वैल्यू पूछता है तो एटी हम निकाल सकते हैं। एटी की वैल्यू क्या होगी बताएगा कोई? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा? माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा। एक्सीलरेशन जी साइन थीटा बनेगा ना। हाँ एटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड बोले तो सिर्फ बनेगा कितना? जी साइन थीटा। फिर वो भी माइनस का जी साइन थीटा लिखेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, देखो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का लिखेंगे। एक्सीलरेशन पूछेगा तो जी साइन थीटा है, समझो ना बात को। जब हम उसको वी यस। के साथ पुट करेंगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में तब हम उसको माइनस में लिखेंगे। यस। यहां तक जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो ये जो दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल के रखी है इन दोनों की हेल्प से हम लोग इस सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी हम उसका टेंशन लिख सकते हैं और कहीं पे भी हम उसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमको करना क्या है तो बस यही दो बेसिक इक्वेशन है। पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे टिका हुआ है। बट अब है क्या, अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लो जैसे कोई पेंडुलम है, ये कोई पेंडुलम है और इसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे। अब देखो वेलोसिटी अगर लोएस्ट पॉइंट पे दे रहे हैं तो कई सारी पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर हम इसको बहुत कम वेलोसिटी देते हैं, सोचो जरा ध्यान से, बहुत कम वेलोसिटी देंगे तो ये कैसा मोशन करेगा बताओगे? ऑसिलेटिंग होगा। थोड़ी सी वेलोसिटी देते हैं, ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, ये अपने लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। बोलो, थोड़ा वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, लेकिन ये लोअर हाफ में ऑसिलेट करता रहेगा।
फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि अगर हम इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दें, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या सर्कल कंप्लीट कर लेगा, बोलो। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी आती है कि अगर हम इसको कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज के बीच में वेलोसिटी देते हैं तो क्या होगा, ये अपना 90 डिग्री वाला पॉइंट तो क्रॉस कर जाएगा, मतलब क्वार्टर सर्कल क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो बीच में ही क्या होगा कि बीच में वो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी बिकॉज टेंशन जीरो होगा, और उसके बाद फिर वो सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। तो एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें वो लोअर हाफ में ऑसिलेट होता है, दूसरा जिसमें वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा, और तीसरा जिसमें वो सर्कल बीच में छोड़ के पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो हम उन तीनों की कंडीशंस निकालते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से टाइप के मोशन पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात एक जरूर लिख देना कि ये जो हमने लिया है दिस इज आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग का केस है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि when, या ऐसे लिखना चाहिए, पार्टिकल इज गिवन इनिशियल स्पीड such that it oscillates in lower half of circle. Particle is given initial speed such that it oscillates in lower half of the circle. मतलब कि नीचे के हाफ पोर्शन में ही ये ऑसिलेट हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं ये केस है, ठीक है। इस पार्टिकल को हमें लोएस्ट पॉइंट पे पता करना है कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये जस्ट 90 डिग्री वाले पॉइंट पे पहुंचे, और 90 डिग्री वाले पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो अगर 90 डिग्री वाले पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या ये वापस आएगा, क्यों भाई, 90 डिग्री वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर ये वहां से वापस आएगा। तो हमें ये पता करना है कि 90 डिग्री तक पहुंचे उसकी क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या इसका स्पीड जीरो है। तो ये बताओ, इक्वेशन 1 में अगर हम ये दोनों चीजें रख दें तो हमको उससे इनिशियल स्पीड मिल जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। इसमें v की वैल्यू 0 रखते हैं और थीटा की वैल्यू 90 रखो, क्या आएगा, ये आएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl एंड प्लस 2gl कॉस 90। तो क्या कॉस 90 भी 0 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें जो u की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2gl। देखो मतलब ये है कि अगर हम इसको रूट 2gl वेलोसिटी देते हैं तो ये कहां तक पहुंच रहा है, क्यों भाई, तो ये 90 डिग्री तक ही पहुंच रहा है। अच्छा, अगर हम ये निकालना चाहें कि जब ये 90 डिग्री पे पहुंचा तो उस वक्त इसके ऊपर टेंशन कितना है, तो टेंशन वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो टेंशन वाली इक्वेशन है T इज इक्वल टू m/l यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, इसमें आएगा m/l यू स्क्वायर की जगह 2gl माइनस 2gl और थीटा की जगह 90 डिग्री। तो देखो क्या, ध्यान से ये टेंशन भी 0 आ जा रहा है, बोलो, टेंशन भी 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब 90 डिग्री पे पहुंच रहा है तो ठीक उसी वक्त इसका वेलोसिटी भी 0 हो रहा है और इसका टेंशन भी 0 हो रहा है। ध्यान से समझना ये बात कि बीच में कहीं पे ऐसा नहीं होगा, बीच में इसके पास वेलोसिटी भी होगी और इसके पास टेंशन भी होगा, क्योंकि जब तुम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रखोगे तो 2gl cos थीटा वाला टर्म और 3gl cos थीटा वाला टर्म, ये दोनों टर्म नॉन जीरो आएंगे।
तो उस केस में कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी और कुछ ना स्पीड तो रहेगी, तभी तो ऊपर जाएगा, टेंशन भी रहेगा। और खास बात ये कि जब ये 90 डिग्री पे पहुंच रहा है तो ठीक इसी मोमेंट पे इसका टेंशन भी जीरो हो रहा है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो रही है। लोएस्ट पॉइंट पे अगर हमें टेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एट लोएस्ट पॉइंट, तो देखो लोएस्ट पॉइंट के लिए लोएस्ट पॉइंट का एंगल रख दो, तो टेंशन आएगा m बाई एल यू स्क्वायर की जगह 2gl है, माइनस 2gl प्लस 3gl cos 0 डिग्री। तो देखो 3gl cos 0 डिग्री रखेंगे तो t की वैल्यू यहां से आएगी 3mg। तो इसका मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा फिगर में दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 3mg है। देखो तो इस पर्टिकुलर केस का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर हम उसको √2gl या उससे कम वेलोसिटी देते हैं तो ये लोअर हाफ में ऑसिलेट होगा। एग्जैक्टली √2gl देते हैं तो 90 डिग्री तक जाएगा, लेकिन 90 डिग्री पे इसका टेंशन भी जीरो होगा, इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। अगर हम √2gl से कम वेलोसिटी देंगे तो √2gl से कम दोगे तो 90 डिग्री भी नहीं पहुंचेगा, उससे पहले ही कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वहीं से वापस हो जाएगा। कुल मिला के ये लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। इतनी बात क्लियर है? बताओ सर। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 3mg निकाला, ये तो तब ना जब हमें पता हो कि वो 90 डिग्री तक पहुंच ही जाएगा। ये हमने तब निकाला है जब हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी √2gl दी है। अगर हम इसको इनिशियल यस सर। वेलोसिटी दे रहे हैं तो इतना टेंशन है। बोलिए। यस सर। क्लियर है ये केस? तो इसका जो भी रिजल्ट है वो एक बार नीचे मेंशन कर लेते हैं। तो हेंस इफ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल u, तो इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू √2gl, मतलब लेस देन इक्वल टू √2gl अगर है, देन it will oscillate in lower half of circle। ठीक है ना? it will oscillate in lower half of the circle। ध्यान रहेगा ये? बोलो। नेक्स्ट पढ़े फिर, कोई डाउट नहीं इसमें तो? ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी सच दैट इट completes circular path, such that it completes circular path। अब हमको थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी देनी है और हमें ये देखना है कि कितनी वेलोसिटी दी जाए, कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए? तो मान लेते हैं कि वो जो कम से कम वेलोसिटी है वो u मिनिमम है, और u मिनिमम हमें पता करना है कितनी दी जाए जिससे ये सर्कल कंप्लीट कर ले। बताओ। तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, किसी भी टाइम पे इसका जो स्पीड होगा वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी भी टाइम पे टेंशन अगर निकालना है तो वो हम इससे निकाल सकते हैं, m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखना। अच्छा ये बात तो पक्की है ना कि हमें उसको √2gl से ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी? बताओ यस और नो। यस सर।
प्रॉब्लम है कि हमें उसको √2gl से तो ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी, क्योंकि अगर √2gl देते हैं तो फिर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक क्रॉस पहुंच रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंच रहा है। तो अब देखो, जब हम उसको √2gl से ज्यादा वेलोसिटी देंगे, इन दोनों इक्वेशन पे जरा ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम उसको √2gl से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो देखो ये वाला टर्म ध्यान से देखो और ये वाला टर्म, क्या ये दोनों ग्रेटर देन 0 बनेंगे? बोलते जाओ यस और नो। यस यस सर। दोनों टर्म ग्रेटर देन 0 बनेंगे, ठीक। अच्छा, जब वो थीटा क्रॉस कर जाएगा, यानी कि समझना ध्यान से, जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा, समझना, तो क्या ये कॉस थीटा नेगेटिव होगा और ये कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा? बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे है 2gl cos थीटा और यहाँ पे है 3gl cos थीटा, तो कौन सा टर्म यस सर। नेगेटिव होगा? ज्यादा नेगेटिव कौन होगा? टेंशन वाला। टेंशन वाला टर्म। 3gl cos थीटा। बताओ, क्योंकि यहाँ 3gl है ना, बताओ यहां तक। तो मैं यस सर। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी बताई। जैसे ही वो थीटा यस सर। क्रॉस करेगा, जैसे ही वो थीटा 90 डिग्री क्रॉस करेगा, टेंशन की वैल्यू वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से कम होगी। टेंशन विल डिक्रीज एट अ हायर रेट देन वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि अगर थीटा 90 क्रॉस कर गया है तो पहले कौन जीरो हो सकता है? स्पीड पहले जीरो हो सकती है या टेंशन पहले जीरो हो सकता है? तो उसका जवाब टेंशन ही जीरो हो सकता है, स्पीड नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड और टेंशन की इक्वेशंस कंपेयर कर रहे हैं तो टेंशन वाले में 3gl cos थीटा आ रहा है, तो 3 की वजह से टेंशन जो है वो ज्यादा तेजी से रिड्यूस होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब है क्या, अगर हमें इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कराना है तो हमको एक बात तो पता चल गई कि हमें टेंशन को जीरो होने से बचाना है। अगर टेंशन जीरो हो गया तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी तो फिर वो सर्कुलर पाथ छोड़ के मुड़ जाएगी तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ऐसा कौन सी पोजीशन है इस पूरे सर्कल पे जहां पे अगर टेंशन जीरो ना हो तो बाकी जगह डेफिनेटली जीरो नहीं होगा। तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये जो टर्म है, ये टर्म मैक्सिमम नेगेटिव कहां बनेगा, बताओगे? ये टर्म सब टॉप मोस्ट पॉइंट पॉइंट पे बनेगा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसके पहले भी टेंशन जीरो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जब कंडीशन लगानी है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगानी है और टेंशन पे लगानी है। ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं? बोलो, बस नोट कर लो, अब और कुछ नहीं बचा, समझने वाली बातें इतनी थी। तो देखो, व्हेन particle crosses theta equal to 90 position, then afterwards tension decreases at a higher rate than speed. Tension decreases at higher rate than speed. Hence, to ensure complete circle, we should maintain, तो अब नीचे ऐसे बोल सकते हैं, we should maintain कि t should be greater than equal to 0 for all थीटा, मतलब थीटा की सारी वैल्यूज के लिए टेंशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बोले कि टेंशन की मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई तो टेंशन की बाकी सारी वैल्यूज तो अपने आप ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगी। और टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगा? तो टेंशन मिनिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग जस्ट इस पॉइंट पे सॉल्व करते हैं। देखो, और जस्ट इस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे
कि इस पॉइंट पे इसका टेंशन हम लोग 0 कर देते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एट थीटा इक्वल टू 180, एट थीटा इक्वल टू 180 टी की वैल्यू 0 रखो। तो जरा बताओ इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 से मिलेगा 0 इज इक्वल टू m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 2gl एंड प्लस 3gl कॉस 180 डिग्री। तो तुम्हें यहाँ से u की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ 5gl। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये u की मिनिमम वैल्यू है जिसपे ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है? बताओ यहाँ तक। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर विच पार्टिकल कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। हालांकि इससे ज्यादा होनी चाहिए, बट ये मिनिमम निकल के आई है क्योंकि इस कंडीशन में टेंशन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। और एक बात ध्यान से देखना, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन तो 0 है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे तुम देखोगे कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि टेंशन ही पहले 0 होता है ना। तो अगर टेंशन 0 हुआ है वहां पे तो वेलोसिटी अभी कुछ ना कुछ होगी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो एट हाईएस्ट पॉइंट जरा वेलोसिटी निकालो, क्या आएगी? एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को लिखते हैं 5gl माइनस 2gl एंड प्लस 2gl कॉस 180 डिग्री। तो यहां से तुम देखोगे वेलोसिटी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ gl। तो हमें ये भी पता चल गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी रूट gl है। अच्छा ये बताओ किसी और पॉइंट पे निकालनी है वेलोसिटी, जैसे कि ये तो पॉइंट हो गया लेट से A, ये B हो गया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट C हो गया। तो जरा B पॉइंट पे बताओगे कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालोगे? B पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्यों भाई? कंजर्वेशन अरे ये डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 में रख दो वैल्यू। सही, सो यू मिनिमम वही रखेंगे, थीटा 90 कर देंगे। मिनिमम तो देखो क्वेश्चन में जब हमने पार्टिकल को रूट 5gl दी है तो रूट 5gl के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, तो रूट 5gl तो फिक्स हो गया, ठीक है ना। पॉइंट बी पे निकालो, एट बी वेलोसिटी कैसे आएगी? तो ये हो जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl एंड प्लस 2gl कॉस 90। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? तो बी पॉइंट पे देखो, निकालो अपने आप, वेलोसिटी आ रही है अंडर रूट 3। तो तुम्हें सभी जगह वेलोसिटी पता चल गई या नहीं पता चल गई? लोएस्ट पॉइंट पे 5gl है, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट gl है, बीच वाले पॉइंट पे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे रूट 3gl है। किसी और भी पॉइंट पे निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, बताओ। किसी भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता करनी है तो हम बता सकते हैं, यस और नो? यस सर। बस सर वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा हाँ तो सब इनिशियल कुछ। फिलहाल फिक्स कर रखी है ना हमने, रूट 5gl के केस में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी चेंज करेंगे तो सारे आंसर चेंज हो जाएंगे भाई। किसी भी पॉइंट पे टेंशन मेन इसमें सर इनिशियल वेलोसिटी और थीटा है एंगल। हाँ, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और टेंशन इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही, इनिशियल वेलोसिटी पे ही पूरा सब बातें टिकी हुई हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने निकाली कि मिनिमम वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो निकल के आई रूट 5gl। और बाकी जो हम निकाल रहे हैं ना ये इसी रूट 5gl के करस्पॉन्डिंग है कि अगर रूट 5gl लेते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट gl होगी, बीच में रूट 3gl होगी। अब तुम कहोगे सर ये चेंज कर दें, तो ये चेंज करोगे तो सब चेंज हो जाएगा आंसर। अच्छा टेंशन भी निकाल सकते हो क्या इसी केस में? दूसरा एक फिगर बना लेते हैं। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक कंफ्यूजन है सर, ये जब पॉइंट सी पर पहुंचता है इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं होती है, बट सर ये फिर इसके बाद कैसे डिसाइड है कि सर्कुलर पाथ पर ही मोशन करेगा? पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऊपर हाईएस्ट पॉइंट की पार्टिकल के पास हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है तो पार्टिकल कहाँ जाएगा ये बताओ? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मोशन है वो सिमेट्रिक है। अगर हमने यहाँ पे इसको रूट 5gl दिया है तो ये वाली वेलोसिटी निकल के आ रही है रूट 3gl,
ये वेलोसिटी निकल के आ रही है √gl, ये वेलोसिटी भी निकल के आएगी √3gl। अरे इधर वाले क्वाड्रेंट में जैसा सिचुएशन है, इस क्वाड्रेंट में जैसा सिचुएशन है, वही सिचुएशन इस क्वाड्रेंट में भी आएगा। सिमेट्री है तो है ही ना। तो जैसा मोशन इधर से हुआ वैसे इधर से होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक सेम है तो। टेंशन बताओ कितना होगा यहाँ पे? टेंशन सर रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा? v²/r क्या होता है वही होगा। हाँ मतलब वो भी वेरिएबल ही होगा ना वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। टेंशन निकालो, टेंशन कितना आएगा? फालतू के डाउट पूछ रहे हो। टेंशन ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, सी पे कितना होगा, निकाल के बताइए जल्दी से। टेंशन वाली इक्वेशन में रख दो वैल्यूज। टेंशन सी पे तो पता ही है, सी पे टेंशन 0 है। ए और बी पे निकालो। बी पे पहले निकाल लो, बी लिखा ही हुआ है एट बी। तो एट बी टेंशन हो जाएगा m/l u² मतलब 5gl माइनस 2gl एंड प्लस 3gl cos 90। तो ये वैल्यू आएगी निकल के 3mg। देखो इसी तरह से एट ए निकालो, अगर एट ए टेंशन कितना आएगा, तो एट ए टेंशन हो जाएगा 6 mg। 6mg करेक्ट। तो ये हो जाएगा 5gl माइनस 2gl प्लस 3gl cos 0। मेरा बस पर्पस ये है कि अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और पूरा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो तुम किसी भी पॉइंट पे स्पीड और टेंशन निकाल सकते हो या नहीं? यस और नो? यस सर। और सर्कुलर मोशन होने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने निकाली ली कि वो √5gl चाहिए। ठीक है, तो फाइनली इसका रिजल्ट लिख देखते हैं। हेंस इफ u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl then particle will complete vertical circle. If u is greater than √5gl then particle will complete vertical circle. क्लियर है? केस 2 बताओ। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3 में अब जरा तुम मुझे बताओ, √2gl से कम वेलोसिटी दे रहे थे तो ये लोअर हाफ में ऑसिलेट हो रहा था। ठीक है, √5gl से ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम इसको √2gl से ज्यादा वेलोसिटी देते हैं लेकिन √5gl से कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा बताओ? √2gl से ज्यादा वेलोसिटी दी है और √5gl से कम वेलोसिटी दी है, तो ये बोल सकते हैं कि बीच में कहीं इसका टेंशन 0 हो जाएगा। बताओ। यस सर। अच्छा, जिस पॉइंट पे टेंशन 0 होगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी? सर वेलोसिटी होगी। होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि सर टेंशन 90 डिग्री के बाद ज्यादा डिक्रीजिंग होता है ना। तो टेंशन पहले 0 होगा, वेलोसिटी रहेगी। अब ऐसे सोचो कि स्ट्रिंग में टेंशन चला गया यानी स्ट्रिंग हो गई स्लैक। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब अब पार्टिकल हवा में है। हवा में है मतलब सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन जी नीचे की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो पार्टिकल क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? और वो जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो चुकी है। देखो नेक्स्ट केस हमारा यही है। इफ इनिशियल velocity of particle
इज, तो आगे लिख देना √2 GL से ज़्यादा है और √5 GL से कम है। √2 GL से ज़्यादा है और √5 GL से कम है। सपोज सर्कल इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया जहाँ से हमने इसको वेलोसिटी दी है। तो क्या होगा, बीच में कहीं इसका टेंशन 0 होगा। अच्छा, जहाँ पे टेंशन 0 होगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी उसके पास रहेगी। तो क्या होगा कि उसको जाना चाहिए था इस रास्ते पे, बट वो अब इस रास्ते पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन उसका सिर्फ उसी पॉइंट तक हो रहा है, उसके आगे सर्कुलर मोशन नहीं होगा। बोलो, तो अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, तो इस पॉइंट के बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जा सकता है। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो उसकी जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से स्लैग कर जाएगी और फिर पार्टिकल वेलोसिटी वगैरह की कितनी है उसके हिसाब से वो मोशन करेगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होता है कि कौन से थीटा पे ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि इट विल लीव सर्कुलर पाथ एट सम पॉइंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो थीटा ग्रेटर देन 90, वेयर टेंशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आफ्टरवर्ड्स it will follow projectile path, string will be slack. स्लैक कंडीशन, स्ट्रिंग तो स्लैक हो चुकी है ना। अच्छा, तो सबसे पहले निकालना है कि कौन से थीटा पे ऐसा होगा। तो उसके लिए भी हम टेंशन वाली इक्वेशन ही यूज करते हैं। टेंशन वाली इक्वेशन क्या है, T = m/L U² - 2GL + 3GL cos थीटा। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना, ये इक्वेशन तभी तक वैलिड है जब तक मोशन सर्कुलर मोशन है। तो हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि उस पॉइंट तक तो सर्कुलर मोशन है ही है, क्यों भाई, इस पॉइंट तक तो ये इक्वेशन वैलिड है ना, उसके बाद वैलिड नहीं होगी। इस पॉइंट तक तो वैलिड ही है, तो इस पॉइंट पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, टी को रख दो 0, तो यहां से आएगा m/L U² - 2GL। U हमको मालूम नहीं है, U गिवन होगा क्वेश्चन में। तो यहां से तुम्हें cos थीटा मिल जाएगा। देखो क्या आता है, cos थीटा की वैल्यू आएगी -U² - 2GL और अपॉन 3GL। U² - 2GL अपॉन 3GL। देखो, अच्छा, इस थीटा पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए हो, कितनी वेलोसिटी हो, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं उस पॉइंट तक। ये वाली इक्वेशन भी वैलिड है, प्लस 2GL cos थीटा। तो यहाँ पे हम cos थीटा वैल्यू रख देंगे तो हमको V² मिल जाएगा। बताओ, अब अगर हमें आगे का प्रोजेक्टाइल मोशन भी सॉल्व करना है, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत ये होती है कि उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, और वो जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल। तो कोई बताएगा डायग्राम देख के कि ये एंगल कितना बन रहा होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के टर्म्स में क्या होगा ये एंगल, थीटा हमको नोन है। थीटा होगा सर। अरे थीटा कैसे हो जाएगा, कौन सी ज्योमेट्री लगा दी है, थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, वो जो मैंने बनाया है वो एक्यूट एंगल है। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है ना, तो थीटा कैसे हो सकता है। तो थीटा -90 आएगा।
अंदाजा लगा के नहीं बताना है बेटा, ज्योमेट्री लगा के आंसर देना है। अंदाजा लगा 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा बोल दिया, थीटा 90 से ज्यादा है और 90 माइनस थीटा। तुम लोग पता नहीं मैथ 90 मैथ कैसे पढ़ते हो तो भाई तुम लोग, ऐसे ही चल रही है मैथ भी तुम्हारी क्या? ये एंगल कितना आएगा, यही एंगल बता दो कम से कम। सर कौन सा ये थीटा थीटा माइनस 90 आएगा सर। तो ये वाला एंगल भी थीटा माइनस 90 होगा। यस सर। और तो ये कितना बचा, 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो थीटा माइनस 90, तो 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे थीटा माइनस 90, तो ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। करके देख लो। ठीक है ना, क्योंकि आगे का प्रोजेक्टाइल मोशन अगर सॉल्व करना है तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए 180 माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो आगे और नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। एक दो पॉइंट और हैं इसमें, वो और सर एक चीज नहीं समझ में आई सर। सर इस कंडीशन में तो सर जो टेंशन सिलेक्ट कर रहा है जब हाईएस्ट पॉइंट बेटा आवाज भी नहीं आ रही है क्लियर आपकी, क्या करूं मैं? 0 हो रहा है थोड़ा सर। लिख के भेज दो, लिख के भेज दो, आवाज नहीं आ रही है। नोट करके पॉइंट 1 में पढ़ते हैं। करो कि हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है, आर रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और इसके अंदर वाली सरफेस पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है m मास का, और हमें इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है जिससे ये इस सरफेस के अंदर इनर सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर जाए, इस इनर सरफेस के अलोंग। तो बताओगे कितनी वेलोसिटी देनी होगी? अभी डिफरेंट है, ये पार्टिकल है स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, ये भी क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है। तो कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये इसके इनर सरफेस पे कंप्लीट सर्कल कर जाए? बताओगे? सर √5 GL ही देनी पड़ेगी। √5 GR ही देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो सिचुएशन है और ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, ये दोनों सेम है। तो वो सेम इसलिए है क्योंकि जो काम टेंशन कर रहा था स्ट्रिंग के केस में, अब वो काम कौन करेगा? क्यों भाई? जो काम टेंशन कर रहा था स्ट्रिंग के केस में, इस केस में वो काम नॉर्मल करेगा। तो हम चाहेंगे कि नॉर्मल कहीं भी उस पूरे सर्कुलर पाथ पे 0 ना हो, तो उसको 0 से बचाने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे कंडीशन लगाएंगे। तो एक्चुअली ये सेम ही सिचुएशन हो गई, अलग केस नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, और जरा बताना। सपोज ये एक लिफ्ट है जो a0 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, और इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है L लेंथ, और हमें इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है जिससे ये लिफ्ट के अंदर सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो बताओगे कि कितनी वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो लिफ्ट के अंदर से ही दिखाई देगा। क्या करना चाहिए? इफेक्टिव लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग g की जगह क्या यूज कर सकते हैं? g इफेक्टिव। तो आंसर में क्या चेंज आएगा? तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। इस बार हम लोग लिखेंगे 5 g इफेक्टिव इंटू L, और g इफेक्टिव इस केस में कितना हो जाएगा?
तो जी इफेक्टिव इस केस में क्या, हम लोग किसी भी केस में निकाल ही सकते हैं ना, बताओ। और जरा बताना। मान लेते हैं कि ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमको एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी देनी है जिससे वो इस इंक्लाइन के ऊपर, इंक्लाइन के अलोंग सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो बताओ कि कितनी वेलोसिटी इस केस में होगी। 5g sin alpha r। साइन अल्फा ले लेंगे सर। करेक्ट, यहाँ पे हम जी की जगह जी साइन अल्फा ले लेंगे। ये हो जाएगा √5 जी साइन अल्फा इंटू एल। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन तुमको मिलेंगी जहां पे तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा का सारा जो सर्कुलर मोशन है इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेन्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा, अनकंस्ट्रेन्ड का मतलब ये हुआ एक तरह से कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन छोड़ भी सकता है। कहने का मतलब जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन छोड़ सकता है। दूसरा एक केस हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेन्ड सर्कुलर मोशन। कंस्ट्रेन्ड सर्कुलर मोशन। तो कंस्ट्रेन्ड सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ आइडियल स्ट्रिंग की जगह हम लोग एक लाइट रिजिड रॉड लेते हैं। दिस इज लाइट रिजिड रॉड। तो जरा बताओगे इस केस में सोच के कि इस केस में क्या होगा। स्ट्रिंग की जगह इस बार रॉड है, तो बताओगे कि रॉड है तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो टेंशन नहीं होगा। टेंशन क्या नहीं होगा, टेंशन ही नहीं होगा रॉड में। नहीं सर, टेंशन मतलब कांस्टेंट रहेगा। टेंशन कांस्टेंट रहेगा। कोई और जवाब दो भाई। सर टॉप मोस्ट पे टेंशन 0 नहीं होगा। देखो इस तरह से बोला करो, तुम लोग समझ तो रहे हो कि क्या हो रहा है बट तुम बोल नहीं पा रहे हो, उसको शब्दों में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो। इस केस में क्या होगा कि टेंशन की वैल्यू कम होगी मान लेते हैं, तो रॉड में मुड़ने वाली कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तो स्लैक हो जाएगी, लेकिन रॉड में टर्निंग वाला पॉइंट नहीं आएगा, मतलब वो मुड़ेगी तो है नहीं हमेशा वो। तो इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वो चलेगा तो सर्कुलर पाथ पे ही चलेगा, कोई और पाथ पे चलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमने इसको कम वेलोसिटी दी होगी तो ये किसी भी पॉइंट पे रुक के वापस आ सकता है। मतलब उस पॉइंट के बाद अगर टेंशन जीरो हो जाता है उस मोमेंट पे, तो उस पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी जीरो के बाद वो वापस आ सकता है, बस ये है। लेकिन उसका जो मतलब सर, रॉड है वो कंस्ट्रेंड है। कंस्ट्रेंड का मतलब रॉड मुड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहें कि इसको हमें कंप्लीट सर्कल कराना है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इस केस में कंप्लीट सर्कल कराने के लिए हमें सिर्फ इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना भर है। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सोचो, अपने आप तुम्हें जवाब मिलेगा। तो सर रॉड में हम लोग टेंशन की बात कैसे कर सकते हैं। यार बेटा टेंशन तो सभी में होगा ना, तुम लोग कैसे सोचते हो, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। टेंशन तो दोनों में ही होगा ना। फोर्स नहीं लगाएगी क्या रॉड, कोई रॉड से तुम्हारी गर्दन बांध के खींचे तो तुम्हें फोर्स नहीं फील होगा। क्योंकि लगेगा रॉड सर। है। सोचो भी तो ध्यान से। इन दिस केस t equal to 0 will not affect motion of particle.
hence to complete vertical circle, the particle should just reach highest point of its path. ये बात समझ में नहीं आती है कि बस हम इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा भर दें, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ये बताओ, ये बात समझ में आती है या नहीं, पहले ये बताओ, फिर टेंशन पे भी डिस्कशन करते हैं अभी हम। और इस केस में रॉड मुड़ेगी नहीं, इतना सभी को समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि जब तक पार्टिकल चलेगा तब तक सर्कल पे चलेगा, ये भी समझ में आता है। तो अगर हमें इसको सर्कल कंप्लीट कराना है तो हमें इसको जस्ट इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना भर है। अगर ये पहुंच भर गया तो उतने में वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। तो अब पहुंचाने भर के लिए हम सर वापस इधर ही तो वापस इधर भी तो आ सकता है ना सर? मतलब जस्ट दिया है, थोड़ा सा ज्यादा देंगे मान लो। सर वो इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा थोड़ा सा। हाँ मतलब ठीक है, उस कंडीशन सॉल्व करते हैं तो मिनिमम में ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। तो यहाँ पे v जीरो कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे v जीरो करने पे जो u की रिक्वायरमेंट आती है ये आएगा 2gl कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हें जो u मिलेगा वो √5gl से कम पे ही काम चल जाएगा। और यहाँ का जो u आ रहा है वो कितना आ रहा है, √4gl। मतलब यहाँ पे अगर हमें सर्कल कंप्लीट कराना है तो हमें उसको √4gl ही देने की जरूरत है, इतने में ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम √4gl उसको वेलोसिटी देते हैं तो बीच में एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहां पे इस रॉड पे टेंशन 0 होगा। बल्कि इसको हम और बढ़िया तरीके से बताएं तो ऐसे बोलना चाहिए कि उस मूवमेंट के आने तक इस रॉड से जो टेंशन मिल रहा होगा इस पार्टिकल को, वो टेंशन पुलिंग नेचर का होगा। उस मूवमेंट के आने तक इस रॉड से जो टेंशन मिल रहा होगा वो टेंशन पुलिंग नेचर का होगा। लेकिन उस मूवमेंट के बाद रॉड से जो टेंशन मिलेगा उसका नेचर पुशिंग नेचर का हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? रॉड के अंदर और स्ट्रिंग में यही अंतर है, स्ट्रिंग से सिर्फ पुलिंग टेंशन मिलेगा लेकिन रॉड से पुशिंग टेंशन भी मिल सकता है, यानी पुशिंग फोर्स भी मिल सकता है, पुलिंग फोर्स भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम √4gl देते हैं तो √4gl के हिसाब से कोई ना कोई थीटा ऐसा होगा जहां पे टेंशन रॉड में 0 आएगा, ठीक है। लेकिन बॉडी वहां रुकेगी नहीं, वो अभी भी आगे कंटिन्यू करेगी क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। तो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली फॉर्मूले में रखोगे तो टेंशन नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव टेंशन रॉड में पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि रॉड में नेगेटिव टेंशन का मतलब हुआ पुशिंग फोर्स मिल रहा है। तो इस पॉइंट तक टेंशन पुलिंग है, और मतलब इस पॉइंट तक क्या, बल्कि इधर से इधर ये पूरा रीजन जो बनेगा टेंशन का ये पुलिंग रीजन बनेगा, और ये वाला जो रीजन बनेगा ये पुशिंग रीजन बनेगा। इस रीजन में जो टेंशन लग रहा होगा पार्टिकल के ऊपर वो इस तरह से बाहर की तरफ लग रहा होगा, और इस रीजन में जो टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन अंदर की तरफ लग रहा होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है ना? तो ये है कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन। कंस्ट्रेंट मतलब पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन छोड़ नहीं सकता है, चलेगा तो सर्कल पे ही चलेगा, ठीक है ना। यहां लिख देना कि टिल थीटा टेंशन एक्टिंग ऑन पार्टिकल is pulling in nature, and when theta या theta naught लिख दो इसको, and when theta is greater than theta naught it will act
पुशिंग इन नेचर। ठीक है ना। थीटा नॉट कौन सा पॉइंट है? तो थीटा नॉट वो पॉइंट है जहां पे टेंशन 0 हो रहा है। निकाल भी सकते हैं थीटा नॉट की वैल्यू, ऊपर जो कॉस थीटा निकाला है उसमें पुट करके। बताओ क्या डाउट है, पूछो। सर जिस पॉइंट पे टेंशन टेंशन वाली बात है सर। हाँ, जिस पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है, जिस पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है उस पॉइंट पे भी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ सर तो उस पॉइंट पे उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स दे रहा है? तुम बताओ ना, पार्टिकल के ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg का लग रहा है। तो mg दे सकता है कि नहीं दे सकता है? सर एक mg, हाँ mg टेंजेंशियल देगा जो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा, और एक mg सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, ऐसा? हाँ सर ये सर एक बार फिर से बता दीजिए कि सर टेंशन जो है वो सर पुशिंग सर कैसे हो रहा है? पुशिंग इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो पार्टिकल तो चल ही रहा है। तुम ऐसे देखो ना, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अगर स्ट्रिंग होती तो पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाता कि नहीं आ जाता? थोड़ा सोचो, ध्यान से फील करो थोड़ा सा। यस सर। तो रॉड उसको अंदर की तरफ आने देगी क्या? नो सर। तो रॉड किधर पुश करेगी? तुम ऐसे ही सोचो कि ओके सर। कोई भी रॉड है, तुमने वर्टिकल रखी हुई है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल रख दो, तो उस पार्टिकल के ऊपर रॉड की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा? यस सर आउटसाइड। तो वो पुशिंग हो गया ना, उसी को बोल रहे हैं पुशिंग फोर्स। सर वो तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ना, लेकिन। हाँ ठीक है, बट हम उसको टी बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स है बोलते, लेकिन टेंशन ही है। रॉड के अंदर भी उसको टेंशन ही नाम देते हैं, है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। सर हाँ सर ये कैसे हम डिसाइड करें सर? मतलब ये ऑलवेज टी इज इक्वल टू 0 के बाद ऑलवेज ये पुशिंग ही होगा कि पुलिंग भी हो सकता है? मतलब इस पॉइंट तक होगा, ये वाला पॉइंट बनाएंगे अगर हम सिमेट्री में, इस पॉइंट तक पुशिंग होगा, इस दौरान होगा। पुशिंग ही रहेगा। हाँ, फिर यहाँ से फिर से पुलिंग हो जाएगा, इस रीजन में पुशिंग होगा बस। और सर जो हमको एक पॉइंट नहीं समझ में आया था, वो ऊपर है सर, जब टेंशन 0 हो रहा है तो जो इसके ऊपर वाली कंडीशन है उसमें स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 होता है तो वहां पर स्ट्रिंग स्लैक क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वो चीज एक थोड़ा नहीं मूवमेंट समझ के में लिए आई। ऐसा हुआ है, क्योंकि एक मूवमेंट के लिए ऐसा हुआ है वहां पे, एक मूवमेंट के लिए ऐसा हुआ है कि बस जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई, बस एक मूवमेंट के लिए टेंशन 0 हुआ, उसके पहले भी नॉन जीरो है और उसके बाद में भी नॉन जीरो है। इस वजह से स्ट्रिंग स्लैक हमको नजर नहीं आई। स्ट्रिंग स्लैक तब होगी जब उसके बाद ऑनवर्ड ही सारा टेंशन 0 हो जाए। इसके बाद सेम यही जो कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन है, इसके एक दो एग्जांपल्स और हैं। जैसे मान लो कि अगर तुमसे कहा जाए कि ये एक स्मूथ रिंग है, रेडियस इसका r है, और इस स्मूथ रिंग के अंदर इस तरह से ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बीड। तो इस बीड को हम लोग कितना वेलोसिटी दें जिससे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, बताओगे? √4g। तो ये कौन सा केस बनेगा? क्या ये √4gr बनेगा? मतलब पहचान लिया कि ये कंस्ट्रेंड है। कंस्ट्रेंड क्यों है ये? तो ऊपर पहुंचने के बाद सर वो नीचे आ जाएगा अपने आप। मतलब कहने का कि चलेगा तो सर्कल पे ही चलेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। स्ट्रिंग स्लैक वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन। बार बार मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसमें वो क्लियर है या नहीं है? सर वो जो ब्लॉक वाला था और बीट वाले में क्या फर्क है? ब्लॉक वाला तो क्या है ना, ब्लॉक तो सरफेस छोड़ सकता है ना, ये जो ब्लॉक है बीट पे अटैच है, ठीक है सर। बीच में सरफेस छोड़ सकता है ना, लेकिन ये जो ये है तो ये सरफेस नहीं छोड़ेगा, ये है। और एग्जांपल एक और है, जैसे मान लो इस तरह से एक
एन्युलर ट्यूब है और इस एन्युलर ट्यूब के अंदर एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर सर्कुलर मोशन कर ले। ट्यूब के अंदर है पार्टिकल, तो क्या ये भी कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन होगा? क्योंकि अगर ये पार्टिकल चल रहा है तो इसकी मजबूरी है कि ये सर्कुलर पाथ पे ही चलेगा, सर्कुलर पाथ छोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ भी सर्कल कंप्लीट करने के लिए √4 चाहिए, और सर्कल कंप्लीट होने वाली जस्ट सिचुएशन में हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी और इस बीड की भी 0 होगी। देखो क्लियर है दोनों एग्जांपल? बताओ। तो ये भी रॉड वाले केस जैसा हो जाएगा, टेंशन 0 तक बाहर वाली रिंग नॉर्मल फोर्स लगाएगी और टेंशन 0 के बाद अंदर वाली रिंग नॉर्मल फोर्स लगाएगी। पहले वाले एग्जांपल में तो रिंग के नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये जो तुम बाहर और अंदर वाली बात कर रहे हो वो इसमें बोलो, इस वाले में अच्छा लगेगा। इसी में बोल रहा हूँ। हाँ तो रिंग नहीं है, ट्यूब है, ट्यूब बोलो ना। हाँ मतलब भाई बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस। हाँ तो पहले क्या है, ये बाहर वाली सरफेस से नॉर्मल लग रहा होगा, उस पॉइंट तक बाहर वाली सरफेस पे लगेगा, उसके बाद फिर अंदर वाली सरफेस से लगने लगेगा। यस। थोड़ा सा सोचोगे, फील करोगे ना, तुम्हें हर जवाब मिलेगा, बट तुमको सोचना तो तुम्ही को पड़ेगा। अरे थिंकिंग सर जवाब तो मिलता है पर कंफ्यूजन रहता है सर, जवाब मिलता है सर कंफ्यूजन रहता है, सही है कि नहीं? मेरा बोला हुआ कोई सेंटेंस तुम्हारे ऊपर फिट नहीं है बेटा, तुम अपने ऊपर ना लगाओ, नहीं सर। बाकी लोगों के लिए है वो। कोई और डाउट? मतलब ठीक, डाउट का मतलब होता है कुछ ठीक ठाक चीज पूछो, कुछ आगे बढ़ के पूछो। तुम लोग उसी में उलझे रहते हो जितनी बातें मैंने बोली हैं। अरे सर अभी सर यही चीजें क्लियर नहीं हुई। सर हाँ बोलिए हर्ष। सर अगर ये हम लोग ने जितनी चीजें पढ़ी सर, इसमें तो ऐसे फोर्सेस थे जो 0 हो सकते थे, या फिर जो कांस्टेंट रहने, मतलब जो रेडियस नहीं चेंज कर रहे थे। अगर सर स्प्रिंग लगा होता, स्प्रिंग में लगा होगा तो फिर वो देखो सर्कुलर मोशन फिर है ही नहीं, फिर वो जनरल मोशन है। तो सर वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन ही यूज करना पड़ेगा ना, ये सब इक्वेशंस वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे। एनर्जी के अंदर हाँ, मतलब सर्कुलर मोशन फिर नहीं है वो ना, फिर वो जनरल मोशन है। जनरल मोशन में क्या है कि स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, उन्हीं दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो उसको रिजल्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। स्प्रिंग लगा देंगे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा वो। और सर जो लास्ट में एक चीज बताइए, इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, आवाज आई नहीं थी सर। कौन सी चीज? अरे सर अदर एग्जांपल्स जो बताए ना कांस्टेंट सर्कुलर मोशन के, इसमें आपने और कुछ तो दिखाया नहीं कि स्ट्रिंग है कि रॉड है। ये रिंग है, रिंग के अंदर बीट पड़ा हुआ है, तो ये बीट भी जो है इस रिंग को कभी छोड़ तो पाएगा नहीं, तो रिंग के अलोंग ही चलेगा, तो ये भी कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन हो गया। इसी तरह ये एन्युलर ट्यूब है, दिख तो रहा है, इस ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल है तो ट्यूब के अंदर ही चलेगा ना, ट्यूब के बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो ये भी कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन है। तो कंस्ट्रेंट के केस में मिनिमम √4gr में ही सर्कल पूरा हो जाएगा, और जब हम √4gr वेलोसिटी देंगे तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 रहेगी। ये जो आपने भी स्प्रिंग वाली बात बताई थी वो नहीं समझ आई। अरे यार फिर बार तो दूसरे का डाउट है, तुम क्यों बीच में उसमें टांग अपनी अड़ा रहे हो? तुम अपना कुछ डाउट पूछो ना, दूसरे का डाउट नहीं समझना होता है। वो जो उसके दिमाग में चल रहा है उसने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ गया ही नहीं, ना क्वेश्चन गया ना सोल्यूशन गया, छोड़ो जाने दो, पहले सोचो तो क्या पूछना है, अपना डाउट पूछो। नेक्स्ट आगे देखो फिर, थ्योरी में एक नई पॉइंट है, थ्योरी में और कुछ नहीं है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। क्वेश्चन करते हैं एक दो, क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, बट तुम थ्योरी में इतना टाइम वेस्ट करा दिया। देखना ध्यान से।
लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, और एक पार्टिकल को हम, ये एक स्मूथ ट्रैक है, और इस पार्टिकल को हम हाईएस्ट पॉइंट से, एच हाइट से इनफैक्ट, एच हाइट से हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। और नीचे जो है ये एक आर रेडियस का ट्रैक इससे ज्वाइंड है, सर्कुलर ट्रैक। तो हमें इसमें निकालना है पहले तो फाइंड ए पार्ट में एच मिनिमम सच दैट पार्टिकल डज नॉट lose contact with track at A, and B part में H minimum such that particle pushes the track at A with a force mg. H such that particle pushes the track at A with mg. क्या हो रहा है इस केस में? क्लियर है? पहले बताओ। पहले पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ इसके लोएस्ट पॉइंट तक आएगा, बोलो। अब लोएस्ट पॉइंट के पास इसकी जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से इसका आगे की तरफ सर्कुलर मोशन होगा। तो ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है बताओगे? तो भाई ए पार्ट में वही जानना चाह रहा है कि वो पार्टिकल जो है ए पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं करे। तो देखो कांटेक्ट लूज नहीं करे का मतलब होता है कि हम ए पॉइंट पे इसका जस्ट नॉर्मल जीरो कर सकते हैं मिनिमम निकालने के लिए। क्यों? मिनिमम निकालने मतलब के टेंशन ना सर, पॉइंट का टेंशन नहीं, नॉर्मल है। यहाँ पे टेंशन कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, मतलब सर जो काम कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू जीरो कर सकते हैं, और नॉर्मल जीरो के लिए हमको मालूम है कि ओ पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ओ पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr। बताओ। और अगर हम एच हाइट से रिलीज कर रहे हैं पार्टिकल, तो एच हाइट से रिलीज होने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? तो एच हाइट से रिलीज होने के बाद होती है अंडर रूट 2gh। तो यहां से h की वैल्यू 5r/2 आ जाएगी। बताओ ये कैसे हो गया? अगर हम पार्टिकल को पॉइंट O पे अंडर रूट ऑफ 5gr वेलोसिटी देते हैं, तो ये पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो होगी? ये जस्ट जीरो वाला केस है, मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो जीरो से ज्यादा होगा नॉर्मल। मिनिमम के केस में यही बोलेंगे। और जब ये एच हाइट से ड्रॉप होके आ रहा है कोई पार्टिकल, तो एच हाइट से ड्रॉप होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? अंडर रूट 2gh होगी। ये भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हैं। तो यहां से यहां जितना वेलोसिटी गेन हुआ है वो इसके इक्वल कर दिया है। ठीक है सर उसमें तो ये कहा गया है कि सर मतलब नॉर्मल वो मतलब कांटेक्ट ना छूटे। हाँ, तो और कांटेक्ट सर नॉर्मल फिर जीरो करने से तो फिर छूट गया ना। बेटा ये सेंटेंस पहली बार यूज नहीं हो रहा है। एचसीवी में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हो जिसमें नॉर्मल कांटेक्ट नॉट लूज को n इक्वल टू जीरो ही बोलते हैं। जस्ट जीरो का मतलब यही होता है। पहली बार नहीं लिखा मैंने ये सेंटेंस। अभी कहोगे तो मैं खोल के दिखाऊंगा एचसीवी में सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है। तो तुमने वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है n इक्वल टू जीरो करके, अब तुम डाउट पूछ रहे हो। डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है? नॉर्मल जीरो नहीं हो। तो नॉर्मल जीरो नहीं हो को मिनिमम केस कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मल जीरो करके ही तो करेंगे मिनिमम की कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में। बी पॉइंट पे अब हमें एच की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ए पॉइंट पे वो mg का फोर्स लगाए। तो फिर से बताओ कि अगर ए पॉइंट पे
ट्रैक से उसको mg का नॉर्मल मिल रहा है, बताना ध्यान से, ट्रैक से उसको जो नॉर्मल मिल रहा है वो mg के इक्वल है, तो उसकी ओ पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रही होगी। तो देखो नॉर्मल का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला है m/l u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू हमें रखनी है mg, ये हो जाएगा m/r, u स्क्वायर हमें निकालना है, और ये हो जाएगा 3gl cos 180। तो तुम यहां से अगर u की वैल्यू निकालोगे तो u की वैल्यू ध्यान से देखो, अंडर रूट कितनी आती है, 6gr आती है, क्यों भाई 6gr आती है। और O पॉइंट पे अगर 6gr की वेलोसिटी है तो h कितना होगा, तो h निकालने के लिए हम इसको फिर से अंडर रूट 2gh को अंडर रूट ऑफ 6gr के इक्वल कर देंगे, तो यहां से तुमको h मिल जाएगा। तो अगर हम 3r से रिलीज करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन भी अभी इस पे और करेंगे, फिर चलो नेक्स्ट टर्न पे, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।